Hello everyone, good morning. So this is the second video of paper 1 CTET December 2019. So हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 30. अभी क्वेश्चन नंबर 31 to 60 आपके पास मैथमेटिक्स का है और 61 से जो 90 है वो आपके पास एनवायरमेंटल साइंस का है. तो मैथमेटिक्स का मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी. अभी मैं एनवायरमेंटल साइंसेस की वीडियो बना रही हूँ, तो मैं आपको वहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पे जो हम अब करेंगे आज हम 61 से जो क्वेश्चन नंबर 90 तक है वहां तक हम करेंगे आज. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपके पास पेपर 1 है सीटेट दिसंबर 2019 और जो पेपर सेट है वो ए है हमारे पास. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है यहाँ पे A person board express train on 29 December 2019 at Surat and for the Nagarkoil, Kerala. The train depart from the Surat at this time and reach Nagarkoil at this time for 1st December 2019. If the distance between Surat and Nagarkoil by train route is nearly 2120 km, then the average speed of the train during this journey. सिंपल देखिए, हमें वहाँ पे टाइम पहले हमें टोटल कैलकुलेट करना है, उसके बाद से हम वहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम अप्लाई करके वहाँ से टोटल जो एवरेज डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा दैट विल बी योर 53 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो आपके पास है, इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा आपके पास. द ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर. एंड नेक्स्ट come to the next question, that is a 64th question. 62 question. 62 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम. अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये सुनीता विलियम्स, विशेंद्री पाल, सूर्यमणि या करमल मल्लेश्वरी, ये हमें देखना है कि इनमें से कौन से हैं जो वेट लिफ्टर हैं. देखिए सुनीता विलियम्स हमें पता है वहाँ पे वो एस्ट्रोनॉट थी, विशेंद्री पाल जिन्होंने हमारे पास माउंट एवरेस्ट किया था, सूर्यमणि भी इस तरह से हैं. अब करमल मल्लेश्वरी जो है वो हमारे पास वेट लिफ्टर है इंटरनेशनल फेम की. नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 का आ गया आपके पास, राइट ऑप्शन इज 4th. एंड नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर 63 क्वेश्चन. 63 क्वेश्चन में अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स, बीट रूट, पोटैटो, जिंजर, कैरेट, टर्मरिक, जिंजर, स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्मरिक, कैरेट, बीट रूट और रेडिश. दे आर आस्किंग कि हमें यहाँ पे मतलब सिर्फ जो जिनका हमें सिर्फ जड़ें मिलती हैं. तो देखिए कैरेट भी जड़ है, बीट रूट भी जड़ है और रेडिश भी जड़ है. गाजर, चुकंदर या मूली की बात करते हैं तो एक तरह की वो जड़ें हैं, तो जिनको हम यूज करते हैं एज अ सोर्स, जिनको हम बेसिकली खाते हैं. तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64. सो 64 क्या है, डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन. डेजर्ट ओक का जो ट्री है, रेगिस्तानी ओक, वो कहाँ मिलता है हमें. सो डेजर्ट ओक हमें कहाँ मिलता है, बेसिकली दिस इज फाउंड इन द ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेपोटिज्म, a plant witch hunt. So a plant is found in Australia. Second option, it has a pitch-like shape and mouth is covered by a leaf. It can trap, eat only small insect. It emits a pleasant sound to attract small insect which get trapped and cannot get out. ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो जो प्लांट है ये जो नेपोटिस प्लांट है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया जैसे हमारे पास यहाँ मेघालय वगैरह में पाया जाता है. तो उसके बाद यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन दूसरी है वो इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट. तो ये बेसिकली क्या करता है, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो हमारे पास छोटे छोटे इंसेक्ट्स नहीं, ये बड़े इंसेक्ट्स को भी खा सकता है और बड़े वाले जो मतलब बड़े जो इंसेक्ट्स हैं उनको भी खा सकता है, ये सिर्फ छोटे इंसेक्ट्स को नहीं खाता है. हाँ, इसकी ये वाली ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इसकी जो इट हैज अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ. हाँ, इसका जो आपने देखा भी होगा कि जो इसका जो माउथ होता है वो लीफ से कवर्ड होता है, जैसे कोई इंसेक्ट इसके पास आता है तो वो उसको ट्रैप करके उसको वो खा जाता है. तो नेक्स्ट वीडियो है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 66. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द इंडिया इज दांडी seashore located where the Mahatma Gandhi did his famous march before independence. क्वेश्चन नंबर 66. अब जो हमारे पास दांडी के जो दांडी तट है वो कहाँ पे है, या जो दांडी समूह था चला था वो कहाँ से चला था, तो दैट इज फाउंड इन आंध्र प्रदेश. ओके, क्वेश्चन नंबर 67. हाई फीवर विद शिवरिंग विच कैन बी ट्रीटेड विद द bark of cinchona tree is. सिंपल सी बात है, बुखार कौन सा है जिसको हम बेसिकली डेंगू है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, टाइफाइड है, इनमें से कौन सा बुखार है जिसको हम सिंकोना जो एक ट्री है उसकी हम बार्क या छाल से उसको हम ट्रीट कर सकते हैं. तो दैट इज जो हमारे पास है दैट इज मलेरिया. तो चिकनगुनिया या टाइफाइड है, मलेरिया या डेंगू है, तो इसमें से हम किसको यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज
cinchona tree to treat malaria. Okay, so second option is the correct answer. Next है, a doctor is located in X and his hospital is located by. There is no straight lane from the doctor's house to the hospital, so doctor first goes to A, which is 600 meter due east of X, then goes B, which is 450 meter due south, then to C, which 120 meter due west to B, and finally reaches the hospital at Y, which is 90 meter due north of the C. सो अब वो पूछ रहा है कि जो हॉस्पिटल की डायरेक्शन है वो ऑब्वियसली क्या होगी. देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ऐसे ड्रॉ करके चलना होता है. ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखना होता है कि हाँ अगर यहाँ से इसका लोकेशन पॉइंट ये है, पहले आप उसको ड्रॉ कर लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में. जैसे यहाँ पे ईस्ट आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा नॉर्थ, यहाँ पे आपका आ जाएगा साउथ. इस तरीके से आप ड्रॉ कर लो. फिर आप देखो कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से वो डॉक्टर चला तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ से घूम रहा है और कैसे आ रहा है. तो जो लास्ट पॉइंट है देखिए हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज अ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उसका जो हॉस्पिटल है दैट इज लोकेटेड, उसके घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69. चिराव इज द डांस फॉर्म ऑफ द पीपल. चिराव कहाँ की डांस फॉर्म है? दैट इज द झारखंड एंड मिजोरम, मणिपुर, मेघालय. तो इट इज द डांस फॉर्म ऑफ द मिजोरम. Chirao is the dance form of the Mizoram. Second option is the correct answer. Question number 69. Second option is the correct answer. Question number 70. Neighboring states of Tamil Nadu. Neighboring states of Tamil Nadu. देखिए साउथ इंडियन है तो साउथ इंडियन स्टेट्स ही होंगी, जैसे आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका. these are the neighboring states of the Tamil Nadu. विच आर फॉलोइंग. देखिए यहाँ पे आपको जो हमारी अपनी इंडिया की स्टेट्स, इंडिया की जो हमारी स्टेट्स हैं उनकी नेबरिंग स्टेट्स हैं उनका थोड़ा सा आपको एक बार रीड करके जाना, कैपिटल्स और ये सब चीजें. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल एट एनसीएफ 2005. ये एनसीएफ की रिपोर्ट है, उसका थोड़ा सा एक बार पढ़ के जाना. उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो, बिकॉज ये एनसीएफ का क्वेश्चन अगर आप चाहे प्राइमरी विंग दे रहे हो चाहे आप सीनियर विंग दे रहे हो तो आपको दोनों ही जगह क्वेश्चन मिलेगा. ये देखिए तो यहाँ पे क्या है, टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द नेचुरल एनवायरनमेंट. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. पर्टिकुलरली हम एक डायरेक्शन में तो बच्चे को हम फोकस कर ही नहीं सकते हैं. टू एंगेज द चिल्ड्रन इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड ऑन एक्टिविटीज टू एक्वायर बेसिक कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर स्किल थ्रू ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरफेरेंस. सो ठीक है, ये भी हम देख सकते हैं. टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट एंड कंप्रेहेंड रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट. ऐसा भी कुछ नहीं है. टू अब यहाँ पे हम बच्चे को सिर्फ हमेशा एक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में तो नहीं एंगेज कर सकते हैं. टू डेवलप प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल्स अमंग चिल्ड्रन थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज. यस, कि यहाँ पे हम बच्चों को सिर्फ हमें बच्चों को ट्रेन नहीं करना है, हमें बच्चों के अंदर एक जो स्किल्स है उनको डेवलप करना है कि बच्चे चीज़ों को समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग हो बच्चों के इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर, बच्चे उनके ऊपर अपना व्यू पॉइंट दे सके. तो हमें ये चीज़ बच्चों के अंदर डेवलप करनी है. So question number 72, EVS of class 3 to 5 is a subject area which integrates. तो यहाँ पे वो क्या इंटीग्रेट करता है? द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस. नहीं, द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन. देखिए आंसर मुझे यही मिल गया. वैसे तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ अभी, बाकी आपको मैं यहाँ बता देती हूँ, आगे भी डिस्कस कर देती हूँ. द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ सोशल साइंसेज एंड साइंसेज, कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन. तो देखिए यहाँ पे हमें हर चीज़ों को, उनके कंसेप्ट भी और इश्यूज भी, साइंस है, सोशल स्टडीज है, एनवायरमेंटल एजुकेशन है, सबको हम कैसे उनको कनेक्ट करके कैसे हम एक तरह से डेवलप कर सकते हैं. दैट इज द मेन मोटिव और इंटीग्रेशन ऑफ द एनवायरमेंटल साइंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द ईवीएस. तो यहाँ पे देखिए ईवीएस इज अ सब्जेक्ट टॉट फ्रॉम क्लास 1 to 5. क्लास 1 to 2 ईवीएस इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स. क्लास 2, 3, 4 issues and concerns of EVS are taught through language and mathematics. Class 1 and 2 concerns and issues of EVS are taught through science and social science. तो ये यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि for classes 1 and 2 EVS is taught through language and mathematics. Yes, हम जैसे फर्स्ट और सेकंड क्लास में हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को मैथमेटिक्स और लैंग्वेज के थ्रू ही सिखाते हैं कि उनको वो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके रिलेटेड कैसे कैसी वो चीज़ें हैं, कैसे देखने हैं. ठीक है, तो हम वो सब चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं. तो जैसे हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, हिंदी में यूज़ करते हैं, हम बच्चों को एबीसी में यूज़ करते हैं, तो हम बच्चों को थोड़ा सा ईवीएस से रिलेट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 74 में अगर हम देखें, विच चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन, दिस इंडिकेट दैट.
सो यहाँ पे ये क्या इंडिकेट करता है कि बच्चों को बहुत सारी हम मतलब समय उनको उसको टाइम देते हैं, उसको हम वैसी अपॉर्चुनिटीज देते हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि लर्न थ्रू रोट, रोट का तो मतलब है वो तो ऑप्शन ही गलत होगी पहली। लर्न थ्रू इन्फॉर्मेशन, हम बच्चे को सिर्फ इन्फॉर्मेशन भी देंगे। चाइल्ड सेंटर तो कभी हो ही सकती है, तो देखिए ऑप्शन बिना आपको बिना सोचे समझे भी आप थोड़ा सा भी एक बार रीडिंग दे दोगे इनको ऑप्शंस को, तो आपको यहीं से मिल जाएगा कि ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर। सो क्वेश्चन नंबर 75, which of the following is sub theme under the theme suggested in the EVS syllabus? ओके, तो ये देख लेते हैं हमारे पास फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड्स, एनिमल, थिंग्स वी डू, मेक एंड डू। सो यहाँ पे देखिए फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ईबीएस की, तो ईबीएस किसके साथ रिलेटेड होगी? दैट इज रिलेटेड टू, हम बात कर रहे हैं किसके साथ? सब थीम जिसको हम बोलेंगे, तो दैट इज रिलेटेड टू एनिमल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल प्रैक्टिस ऑफ फॉर एन ईवीएस टीचर? अब वो बात कर रहे हैं कि एक ईवीएस के टीचर के लिए क्या प्रॉपरली तरीके से मतलब क्या उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्लास में? एड्रेसिंग मल्टीकल्चरल डायमेंशंस ऑफ द डाइवर्स क्लासरूम, यस दिस मस्ट बी। एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू प्रोवाइड important information related to the concept of EVS, children to provide linear arrangement of 6 themes of EVS, rely on the textbook, ये तो मतलब ही नहीं बनता। और यहाँ पे देखिए बच्चा थोड़ी इन्फॉर्मेशन देगा, हमें बच्चे को इन्फॉर्मेशन देनी भी है, उस साथ में उसको हैंडल एक्सपीरियंस भी देना चीज़ों का। तो उसके बाद ये ऑप्शन हमारी जो यहाँ पे सिर्फ कह रहे हैं कि बच्चों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें सिर्फ अरेंजमेंट नहीं करना है उनका, हमें उनको बच्चों को हम कैसे उनको एंगेज कर सकते हैं, कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं, हमें ये सब चीज़ों को देखना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट और कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस बाय द चिल्ड्रन? 77 क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखिए एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द चिल्ड्रन, यस इट शुड बी। कम्युनिटी मेंबर ऑफ द चिल्ड्रन, यस। टेक्स्ट बुक ऑफ द ईवीएस, ये भी है। उसके बाद हम देखें तो डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या देखिए क्या कह रहे हैं वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस बाय द चिल्ड्रन? बच्चा कहाँ से सीख सकता है? बुक से सीख सकता है, कम्युनिटी मेंबर से सीख सकता है, अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन से सीख सकता है। बट जो बुक में सिर्फ चीजें दे रखी है, बच्चा सिर्फ उन्हीं से ही नहीं सीख सकता, बच्चा बाहर से भी सीख सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, A, B एंड C। Okay, so question number 78, children can effectively engage in EVS learning through। तो यहाँ तक देखिए वो किसके थ्रू हम बच्चों को सबसे ज़्यादा सिखा सकते हैं? नैरेटिव्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन के थ्रू, इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू। सो अब यहाँ पे देखिए बच्चे को हम अगर बहुत अच्छे चीज़ों से सिखाना है, अच्छे तरीके से अगर हमने बच्चों को सिखानी है चीज़ें, तो हम कैसे सिखा सकते हैं उनको? या नैरेटिव्स करके या स्टोरीज के थ्रू, क्योंकि बच्चों को स्टोरीज बहुत पसंद होती हैं, तो हम स्टोरीज के उनको सिखा सकते हैं। हम उनको एक्सप्लेनेशन देंगे किसी भी कंसेप्ट की, तो उससे बेटर है कि हम उनको किसी स्टोरीज के थ्रू सुनाते हैं, तो वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, वो ज़्यादा उनकी लर्निंग पावर ज़्यादा हो जाती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस टीचर हु इनकरेज हिज और हर चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व एनिमल एंड मेक पिक्चर ऑन देयर ओन इज आर ऑफ टू, कि हमारे पास है कि अगर कोई जो टीचर है वो बच्चों को ड्राइंग करने के लिए कहता है, जो एनिमल्स की ड्राइंग है, एनिमल्स की पिक्चर्स बनाने के लिए कहते हैं, तो वो क्या बच्चों के अंदर कौन सी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 79। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या कर रहा है? क्रिएटिविटी, यस। ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइनिंग स्किल ऑफ द चिल्ड्रन, ये भी डेवलप हो रही हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है डेवलपिंग एस्थेटिक सेंस ऑफ द चिल्ड्रन, यस। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या आ जाएंगे? A, B एंड C। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, इन EVS लर्निंग ऑफ क्राफ्ट एंड आर्ट while working in groups is encouraged because so group learning is easier and very effective strategy for teachers to tackle the problem of the indiscipline of the class. Group learning promote peer learning, group learning improves social interaction, group learning help in completing the syllabus of EVS in time। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में वो बोल क्या रहे हैं कि अगर जैसे हम सिंपल बात है कि अगर हम आर्ट और क्राफ्ट के थ्रू ग्रुप्स में बच्चों को काम करने के लिए बोलते हैं, तो इससे हम क्या चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं? सो वी आर इनकरेजिंग ग्रुप लर्निंग, ठीक है। ग्रुप लर्निंग तो ऑब्वियसली बच्चों की होगी, जब बच्चे ग्रुप में काम करेंगे तो दे विल लर्न, ठीक है। और ग्रुप लर्निंग से क्या हमारे लिए बेनिफिट क्या है? ग्रुप लर्निंग से तो पीयर लर्निंग होती है, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, और उनकी जो सोशल इंटरेक्शन है, बच्चों की जो सोशल इंटरेक्शन है वो भी स्ट्रांग होती है,
ठीक है। तो ये तो ग्रुप लर्निंग ऐसे कोई टीचर के लिए ये कोई ऐसा टूल नहीं है कि टीचर डिसिप्लिन क्लास में हो रहा है तो वो उसको कंट्रोल कर सकता है, और ये सिलेबस का कंप्लीशन भी ऐसे कुछ नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया बी एंड सी। सो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईवीएस लर्निंग। ईवीएस लर्निंग के मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? फैमिली मेंबर्स एंड देन मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, न्यूज़पेपर, क्लासरूम। ऐसा मतलब ठीक है हम क्लासरूम में बच्चा सीख सकता है, बट उन्होंने पूछे हुए हैं यहाँ पे इफेक्टिव सोर्सेज। तो इफेक्टिव सोर्सेज या तो ऑप्शन होती है कि ए बी सी डी चारों होते तो हम चारों को कनेक्ट करते, बट यहाँ पे उन्होंने हमें 3 दे रखे हैं कोई, तो हमें 3 क्या लेंगे हम यहाँ पे 3 लेंगे ए बी एंड सी, क्योंकि हमें उन्होंने चौथी ऑप्शन में नहीं दे रखा वो, तो इसलिए हमें 3 जो इफेक्टिव बन रहा है ग्रुप ये तीनों का बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग इज फॉलोड बाय ईबीएस। मतलब ईबीएस कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस के काम करता है? तो यहाँ पे देखिए हम तो देखिए ग्लोबल टू लोकल, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, अननोन टू नोन, नोन टू अननोन। देखिए कोई भी हम सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं तो हम बेसिकली कहाँ से चलते हैं? नोन टू अननोन की तरफ चलते हैं। हम पहले ही ऐसा नहीं कि बच्चे को कोई भी चीज पता नहीं है उसको हम सिखाना शुरू कर दें। हम जो बच्चों को पहले थोड़ी बहुत चीजें पता होती हैं हम उनके साथ रिलेट करके बच्चे को अननोन नॉलेज की तरफ लेके जाते हैं। सो 82 का आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन ईवीएस। सो पोर्टफोलियो है, रेटिंग स्केल भी है, इंस्टीट्यूटल रिकॉर्ड्स भी हैं, बट एनुअल अचीवमेंट टेस्ट को हम नहीं बता सकते हैं कि बच्चा सिर्फ मतलब नॉट अ टूल फॉर द फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए हम एनुअल अचीवमेंट टेस्ट को यूज नहीं कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड व्हाइल असेसिंग चिल्ड्रन इन ईवीएस। तो यहाँ पे देखिए जजिंग द आंसर गिवन बाय द चिल्ड्रन इन टर्म ऑफ राइट और रॉन्ग, मतलब ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड, यहाँ पे हमें कौन सी चीज को अवॉइड करना है? डिस्कसिंग व्हाट वी हैव लर्नड गिवन एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर ऑफ ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 5, यूज इंडिकेटर्स फॉर असेसमेंट, क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग। ठीक है, बच्चों के हमें जो इंडिकेटर्स हैं उनके थ्रू हम बच्चों को असेस कर सकते हैं, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। क्वालिटेटिव असेसमेंट बच्चे की लर्निंग की वो भी हम कर सकते हैं। बच्चों ने जो बुक के लास्ट में दिया था हम उनके क्वेश्चंस पूछ के बच्चों को हम डिस्कस करके उनको हम असेस कर सकते हैं। बट अगर बच्चे ने क्या आंसर दिया है, राइट है कि रॉन्ग है, उस बेसिस पे हम उसको जज नहीं कर सकते। हम बच्चे का अगर बच्चा आंसर दे रहा है तो हमें देखना है कि उस हम चीज को अगर बच्चे ने गलत भी आंसर दिया तो हम उसको कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं, हम सही रास्ते पे उसको कैसे ले सकते हैं, बट हम उस टूल को यूज करके बच्चे को जज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 85। सो ए टीचर ऑफ क्लास 5 conduct an activity in which she asked her children to drop some sugar on the ground and ask them to wait until the ants come there. Children can be given meaningful learning from this activity if teacher. तो हम बच्चों को वहां से क्या सिखा सकते हैं कि बच्चों क्लास ने टीचर ने क्या की, थोड़ी सी चीनी ली, बच्चों को फर्श पे गिरा दी और बच्चों को बोला कि वेट करो जब तक वहां पे चींटियां नहीं आ जाती हैं। तो इस तरह से बच्चे को वो क्या सिखाना चाहते हैं? तो देखिए यहाँ पे हम बच्चों को अगर हम इस एक्टिविटी की बात करते हैं तो चिल्ड्रन ऑब्जर्वेटरी स्किल्स, हाँ, एंड चिल्ड्रन टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस भी अपने शेयर करेंगे बच्चे। एनकरेज हिज और हर चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व शेयर देयर एक्सपीरियंस फॉलोड बाय द डिस्कशन ऑन एक्टिविटी। बड़ी अच्छी से एक्सप्लेनेशन दे रखी है, मतलब प्रॉपरली हर चीज को कवर किया है इसमें कि बच्चे पहले देखेंगे कि वहां पे हो क्या रहा है, फिर बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, उसके बाद वहां पे डिस्कशन करेंगे। तो अब यहाँ पे ये घर पे जाके तो बच्चे क्वेश्चन ही पूछेंगे, जब क्लास में एक्टिविटी हो रही है तो बच्चे क्वेश्चन भी क्लास में पूछेंगे। सो टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, काऊ, डक, फिश इन दिस लिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। देखिए यहाँ पे हमें कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, हम इसमें से देखना है कि कौन डिफरेंट है इनमें से। तो अगर हम देखें फिश, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज ये तीनों पानी में रहने वाले, क्रो क्या है, हवा में उड़ने वाला, तो क्या इज द डिफरेंट? सेकंड ऑप्शन। So column 1, column 2, city, state, most like food. Okay. So question number 87. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें वो पूछ रहे हैं कि हांगकांग, ओके, एंड केरला, कश्मीर और गोवा। अब देखिए हम पहले चल सकते हैं, चलो जो हम केरला से चल सकते हैं कि अभी अगर हमें मैं आपको ट्रिक अगर बताऊं तो कि इंडियन स्टेट है तो हमें थोड़ा सा आइडिया होगा भी, ठीक है। तो फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, देखिए साउथ इंडिया में जो फिश है वो बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो अगर हम देखें यहाँ पे वो भी चल सकती है। और जैसे कश्मीर है, कश्मीर में क्या चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा खाई जाती हैं? कश्मीर में जो फिश कुक है वो भी खाई जाती है, वहाँ पे जो कुक्ड फिश है।
उसके बाद अगर हम गोवा की बात करते हैं तो गोवा में कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा खाई जाती है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे गोवा में अगर हम सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल, क्योंकि सी फूड है वो गोवा में ज़्यादा चलेगा, वो बीचेस का एरिया है। तो देखिए अगर मुझे ये ऑप्शन पता है कि हाँ गोवा में सी फूड ज़्यादा चलेगा, तो यहाँ पे देखिए डी के साथ जा रहा है थर्ड। तो अगर मैं डी के साथ थर्ड जा रहा है तो देखिए यहाँ पे ये एक ही ऑप्शन है जहाँ पे डी के साथ थर्ड जा रहा है। मुझे सिर्फ ये पता था कि गोवा में सी फूड ज़्यादा खाया जाएगा। अब देखिए तो डी के साथ डी के साथ जा रहा है हमारे पास 3। उसके बाद सी के साथ कश्मीर में फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, ओके। केरला में बॉइल्ड टापियोका विद एनी कड़ी, और देन हांगकांग में कुक्ड स्नेक्स। हमें हांगकांग का पता नहीं था, बट मुझे गोवा का पता था, तो उस हिसाब से मैंने आंसर कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पेशल मूव्स इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। सो बेसिकली कि कौन सा यहाँ पे जो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो उसमें से कौन सा है बेसिकली दैट कि वो जर्क के साथ अपनी नेक को आगे पीछे लेके जाते हैं। सो दैट इज द आउल, क्रॉ, बर्ड एंड मैना। सो यहाँ पे मैना है जो एक झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। Question number 89. Consider the following description of the house in Rajasthan. The village live in mud house with roof of thorny bushes. In Manali, houses are made of bamboo pillars. In Leh, 2-floor houses are made of stones. The ground floor is for animals and the storage necessary things. So correct statement क्या है यहाँ पे, हमें ये देखना है। Question number 89. So यहाँ पे क्या ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि राजस्थान में ठीक है, यहाँ पे मड हाउसेस बनते हैं विद थॉर्नी बुशेस के साथ। एंड यहाँ पे हम सेकेंड अगर नेक्स्ट देखें तो हमारे पास हमें पता है कि लेह में 2 तरह के स्टोन, जो लेह लद्दाख की बात करते हैं तो वहाँ पे डबल स्टोरी हाउसेस बनते हैं, और वहाँ पे जो फर्स्ट उनका एक स्टोरी होती है, वहाँ पे वो एनिमल्स का और जितनी बार सारी स्टोरेज करनी होती है वो स्टोरेज के लिए होता है। सो द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन विल बी द ए एंड सी। सो क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एलिफेंट्स। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, they sleep for 2 to 4 hours only in a day. An adult can eat more than 200 kg of leaves and twigs in a day. They love to play with the mud and water the mud keep their skin cool. The elephant herd the oldest and female elephant decide everything. Okay, so यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन सही आ जाएगा कि एलिफेंट हाँ ज़्यादा देर वो रेस्ट नहीं करते हैं, वो 2-4 घंटे के लिए सोते हैं, ठीक है। ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो 2 क्विंटल, एंड अडल्ट एलिफेंट 2 क्विंटल तक या 200 kg तक जो लीव्स है टिप्स है वो खा सकता है, ठीक है। तो बाकी जो ऑप्शन है वो सारे ठीक हैं कि उनकी जो फीमेल एलिफेंट होती है, अगर झुंड की बात करते हैं तो वो सभी फैसले लेती है और मर्ड में उनको खेलना अच्छा लगता है, एंड दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सो ये आपके पास अगर हम बात करते हैं तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो ये थी आपकी वीडियो क्वेश्चन नंबर 61 to 90 EBS पेपर 1 CTET December 2019. In next video I will be discussing the other portions of the paper. So thank you. Let me know in comments if there is anything, if you want special any videos, so let me know. Thank you very much.